करते ना वो तेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। वो बुक दो ना, मोटी वाली। वेर इज सोहम, रोहन और देवांश, देवेंश। मतलब कॉल किया, नाइस फ्रेंडशिप। उसके लिए चाहिए ही नहीं, मेरे उसके लिए चाहिए रिकॉर्ड करने के लिए चाहिए बस। और एक मिल जाती तो मजा आता, थोड़ा सा आंखों में आकर डाल के पढ़ा था मैं आप लोगों में। मैथ्स की दे दो बेटर। अरे हाँ बस मैथ्स की हाँ दे दो। हाँ, मतलब ऐसा एकदम फीलिंग ही एकदम खतरनाक हो गई मैथ्स के मिलते ही। चलो भाई, नेक्स्ट टॉपिक इज एग्रीकल्चर। इसके बारे में तो अपन ने फर्स्ट चैप्टर में भी पढ़े। प्री इंडिपेंडेंस ईरा, ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। कितनी परसेंट पॉपुलेशन एग्रीकल्चर में बेस्ड? 85%। और इसमें भी पढ़ना, इस चैप्टर में भी अपने को फोकस करना। क्या लिखा है पढ़ो। You have learned in chapter 1 that during the colonial rule there was neither बोलो growth or equity in the growth थी नहीं। Why there was no growth in agriculture sector in British rule? Land settlement system और जमींदारी सिस्टम भी लैंड सेटलमेंट सिस्टम का पार्ट है। हाँ, लैक ऑफ प्रोडक्टिविटी, नो मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन बिल्कुल नहीं था। तो देयर आर मेनी रीजंस। अब आपको तो पता है कि अगर आपको एग्रीकल्चर को बेहतर बनाना है तो आपको उसकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाना पड़ेगा। प्रोडक्टिविटी का बहुत सिंपल मतलब है, कई बार बता चुका हूं, आपको भी पता है बचपन से, कि सेम रिसोर्सेज के थ्रू बेहतर प्रोडक्शन करना, उतनी ही जमीन पे बेहतर ज्यादा प्रोडक्टिविटी के साथ खेती करना, जिससे लैंड फर्टिलिटी और सॉइल क्वालिटी भी इरोड ना हो। तो सरकार ने क्या किया, लिखा पहले पैराग्राफ में, सरकार ने क्या किया, पॉलिसी मेकर्स ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया had to address these issues which they did through land reforms and promoting the use of bullet high yielding variety, ऐसे बीज जिसमें वैरायटी ऑफ क्रॉप्स का प्रोडक्शन हो। क्या बोलते हैं इसको, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ क्रॉपिंग पैटर्न। कि एक ही जमीन पर आप चावल का भी प्रोडक्शन कर रहे हैं और गेहूं का भी कर रहे हैं, इस तरीके से जमीन को आपको बोलो क्या करना है, क्रॉपिंग पैटर्न में डेवलप। ये तो बड़ा मुश्किल होता है, सेम जमीन पर क्रॉपिंग पैटर्न को डाइवर्सिफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। अलग अलग जगह की क्वालिटी ऑफ सॉइल डिफरेंट होती है, वो जमीन आधी हो जाती है उस सीड्स को लेकर। एंड विच बोलो विच ushered in a revolution in बोलो इंडियन एग्रीकल्चर, एंड दैट वाज, आई थिंक अपन ने पढ़ा भी है, ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति। लाल बहादुर शास्त्री ushered है, वो कैब के लिए लाया गया कि उसने और प्रॉस्पेरस कर दिया एग्रीकल्चर। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स। अब आपको तो पता है, अगर ये इंडिया में अवेलेबल नहीं होती थी तो भारत सरकार इसको बुला के सब्सिडी देके बोलती थी खरीदो। मतलब बाहर से आती थी महंगी, सरकार बोलती थी ये खरीदो, मैं इसको आपको क्या दूंगी, सब्सिडी देंगे, बिकॉज मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चर। क्या है, प्रमोशन ऑफ। क्या हो गया सौरभ, क्यों नहीं देख रही थी बोर्ड पे इधर कहीं, आंख में दर्द हो रहा है? प्रोजेक्टर के साथ ये दिक्कत तो है। लैंड रिफॉर्म्स। At the time of independence, the land time period system, that is tenure system, was characterized by intermediate। क्या होते हैं बिचौलिए, वही महाजन, साहूकार, लैंडलॉर्ड्स, और क्या बोलते हैं जमींदार, ये लोग डिसाइड करते थे। दीज आर द बिचौलियस। पढ़ेंगे अपन ये सब भी कंप्लीट करेंगे धीरे धीरे। क्या बोलते हैं देखो इनको, क्या लिखा है, बिचौलियों के नाम क्या बोलो, जमींदार, जागीरदार। इनका एक ही काम था ना, पता है ना तुम लोगों को, जाओ रेंट कलेक्शन करो चुपचाप जाके, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन। नियरली कलेक्टेड रेंट फ्रॉम बोलो एक्चुअल टिलर्स ऑफ द सॉइल। व्हाट इज टिलर्स ऑफ द सॉइल, यहाँ लिखा हुआ है, अगर आप जानना चाहते हो तो यहाँ लिखा हुआ। कौन होते हैं टिलर्स ऑफ द सॉइल? दैट कल्टीवेटर्स विल टेक मोर इंटरेस्ट, दे विल हैव मोर इंसेंटिव। जो खेती करेगा उस खेती का बेनिफिट भी उसी को मिलना चाहिए। कमीने गलत करते थे। जो भी जिसकी जमीन है, जिसकी मिट्टी है, खेती बाड़ी वो कर रहा है, बेनिफिट किसको मिल रहा है, ब्रिटिशर्स को। किसके थ्रू, कलेक्शन ऑफ रेंट। बहुत गलत है, बहुत ही गलत है।
यार जिसकी ओनरशिप होगी उसको बेनिफिट मिलना चाहिए, उसी को ही मिलना चाहिए और किसी को नहीं मिलना चाहिए। ठीक है, जिसके पास उस मिट्टी का टिल्लर है, जो ओनरशिप है, जो सॉइल की कंट्रोल है, मेरे को मिलना चाहिए उसका बेनिफिट। क्या लिखा है देख, merely collected rent from actual tillers of the soil without contributing towards, बोलो बेटा, improvements on the, पैसा कलेक्ट करो और कोई इंप्रूवमेंट लेके मत आओ। अब एक चीज तो क्लियर है तुम लोगों को कि अगर हम कुछ अच्छा बनाते हैं या बना सकते हैं और नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज ऑफ लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, लैक ऑफ रिसोर्सेस, लैक ऑफ कैपिटल, तो फिर हमें वही चीज बाहर से लानी पड़ेगी क्योंकि जरूरत तो हमें भी है। क्या लिखा देखो, लो प्रोडक्टिविटी ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर फोर्स इंडियन गवर्नमेंट तो इंपोर्ट फूड फ्रॉम, लिटरली हम लोग बोलते थे हमारे पास में खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, आप हमें दो। हम लिटरली बोलते थे, बोलने में शर्म नहीं थी क्योंकि नहीं था। तो ये एक अच्छा पॉइंट बन गया अपना, अपने को एग्जाम में पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है बोलो आप लोग, कि इंडिपेंडेंस आजादी के वक्त लो प्रोडक्टिविटी ने क्या मजबूरी क्रिएट की हमारे लिए। तो व्हाट वाज द मजबूरी, कि हमें फूड कहां से इंपोर्ट करना पड़ा, यूएसए से, और हमको पता था यूएसए से लेंगे तो वो हमको लूटेगा, तो हमने क्लियरली बोला यूएसए को हमको नहीं, हमारे पास कुछ नहीं, हम भिख मांगे, हमको चाहिए खाने पीने के लिए, नहीं तो हम एक्सट्रीम पॉवर्टी से हमारे आधे लोग मर जाए, ये बेशरम बन के मांगना पड़ा हमसे। क्या बोल रही है, दिए होंगे बेटा, दिए होंगे ना, क्यों नहीं दिए होंगे, वही मांगना, मैंने तो ना बड़ा फ्री में ली ना, मांगना पड़ा, उनको बोलना पड़ा कि जो भी दे रहे हो थोड़ा सब्सिडाइज करके देना, सब्सिडाइज। इक्विटी इन एग्रीकल्चर कॉल्ड फॉर बोलो लैंड रिफॉर्म्स। यार सिंपल है, अगर आप चाहते हो कि आपका एग्रीकल्चर ग्रो करे तो छोटे फार्मर्स बड़े फार्मर्स सबको इक्वल ट्रीटमेंट देना होगा और लैंड रिफॉर्म्स के थ्रू ही हो पाएगा। व्हाट इज द लैंड रिफॉर्म्स, समझते हैं क्या है वो सब, चेंज, चेंज इन द ओनरशिप ऑफ, बोलो, ये एक लैंड, ये एक फार्मर है, इसके पास में 100 जमीन है, ये मल्टीपल फार्मर्स है, इनके पास में 10 जमीन है, दैट इज द स्ट्रक्चर वाज देयर। ये अंग्रेजों के साथ मिला हुआ है, ये अंग्रेजों के साथ मिलकर काम कर रहा है। तो जब आजादी मिली और जब नए लैंड रिफॉर्म्स आए तो क्या बोले गए, इसके पास जो लैंड्स है इससे लेके जिनके पास नहीं है कम है उनके बीच में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, यही तो इक्विटी है बेटा। जिसके पास नहीं है जो चीज उसे वो देना पड़ेगा, तभी तो इक्विटी आएगा, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, यही तो रिजर्वेशन का कंसेप्ट भी था ना। क्या लिखा पढ़ो, जस्ट अ ईयर आफ्टर इंडिपेंडेंस, मतलब 1948, अरे बोलिए, स्टेप्स वर टेकन टू, सबसे पहले तो क्या खत्म किया हम लोगों ने, ये बिचौलियों को, तो एबॉलिश बोलो, एंड टू मेक द टेलर्स द, जिसकी जमीन उसका पूरा पैसा, कोई रेंट वेंट नहीं दिया जाए। ये भी एक सवाल बनता है कि आजादी के 1 साल बाद ऐसा कौन सा कदम भारत सरकार ने उठाई, तो अपन क्या बोलेंगे, इट वॉज ए लैंड रिफॉर्म इनिशिएटेड टू एबॉलिश, बोलो बोलो बोलो, इंटरमीडिएट्स टू मेक द टिलर्स द ओनर्स ऑफ द लैंड। और क्या एबॉलिश किया हमने, कलेक्शन ऑफ रेंट, क्या एबॉलिश किया, कलेक्शन ऑफ रेंट। यार मुझे लगता है कि जो उस मिट्टी का मालिक है उसी को उस मिट्टी के इंसेंटिव्स मिले तो बेटर, फाइनेंशियल बेनिफिट्स। क्या लिखा है, द आइडिया बिहाइंड दिस मूव वाज दैट ओनरशिप ऑफ लैंड गिव्स, बोलो, इंसेंटिव्स टू द, बोलो बेटा, टिलर्स टू इन्वेस्ट इन मेकिंग, बोलिए, अगर मैं अपने खेत से पैसा कमाऊंगा तो मैं उस खेत को इंप्रूव करने में और पैसे इन्वेस्ट कर सकता हूँ। साला मैं कमाता था अपने खेत से, पैसा किसको देता था, ब्रिटिशर्स को, तो मेरे पास कुछ बचता नहीं था, तो मैं कहां से खेती बाड़ी इंप्रूव। तो याद है अपन एक लाइन पढ़े थे फर्स्ट, कि ब्रिटिशर्स क्लियरली बोलते थे इंटरमीडिएट्स को, इररिस्पेक्टिव ऑफ द इकोनॉमिक सिचुएशन, इनसे रेंट कलेक्ट करके लाओ, यानी उनके पास पैसा हो या खेती हुई या मेरे को रेंट चाहिए। और वो लोग भी क्या करते थे, इररिस्पेक्टिव इकोनॉमिक सिचुएशन रेंट कलेक्ट करके लेके आते थे। यानी ऐसा नहीं कि गरीब किसान है, इस साल बारिश नहीं हुई है, खेती नहीं हुई है, ऐसा कुछ सिचुएशन नहीं था। और उनके पास सफिशिएंट क्या हो बेटा, कैपिटल हो दैट मेड अवेलेबल टू देम। एक सवाल तो बनता है इस पैराग्राफ से, ऐसे क्या कदम उठाया गया लैंड रिफॉर्म्स के लिए, तो क्या कदम उठाया गया, बोलो, पहला एबोलिश किया गया, किसको एबोलिश किया गया, इंटरमीडिएट सिस्टम को, जागीरदार सिस्टम को, जमींदार सिस्टम। और किसको किसका ओनर बनाया गया,
टिलर्स को ओनर बनाया गया, किसका? लैंड का। और जितने फाइनेंशियल बेनिफिट थे वो किसको मिलेंगे? उन टिलर्स को, उन मालिकों को जो उस खेत के मालिक है, उस सॉइल के मालिक। अरे बोलिए, अरे बोलो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, मजा आएगा आपको इस पॉइंट में। इसके पास 100 जमीन है, तो लैंड रिफॉर्म्स क्या कहता है? एक व्यक्ति के पास मैक्सिमम कितनी जमीन होनी चाहिए उसकी भी एक लिमिट तय कर, तभी तो इक्विटी आएगी। नहीं तो अगर कोई लिमिट नहीं होगी तो पटेल जो होते हैं गांव के, तो बैठे एक्वायर कर रहे हैं बैठ बैठ के। क्या लिखा देखो, लैंड सीलिंग वाज अनदर पॉलिसी टू प्रमोट इन द एग्रीकल्चर। अभी तो पढ़ा है, पढ़ो ना, थोड़ी मेहनत करो ना, मैंने अभी इतनी मेहनत किया। क्या लिखा पढ़ो, दिस मीन्स फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड। क्योंकि मैं तो नंबर ऑफ जमीन बोल रहा हूं, बट आपको तो पता है गांव में खेल किस पे होता है? एकर्स में। फिक्स मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड विच वुड बी ओन्ड बाय एन इंडिविजुअल। पवारों के पास है माशाल्लाह काफी जमीनें, और काफी मेहनत करके उन्होंने क्रिएट की है। सारा लोगों के पास होगी 50-60 एकड़ आराम से। और भी पवार है अपनी क्लास में, आसाटी लोगों के पास में भी काफी जमीन है। हाँ, कहाँ रहती है तुम आंसर? आम आधा आम गाँव इनका है सबसे, पूरे ही मान लेते हैं। दिव्यांग लोगों की भी जमीन है, खेती बाड़ी करते हो कि नहीं? पत्थर नहीं, भाई तो तुम किसान समझ रहे थे, बचपन से तुम किसान समझ रहा हो, मैं तो किसान नहीं निकला। काय का काम है आपको? हाँ? बेटा जोर के बोलना, दर्द है तुमको? अच्छा, मम्मी नर्स है, ओके नाइस यार। और पापा? ओके ओके, ठीक है, सॉरी। तो तू अभी जो आए थे उस वक्त वो मामा थे क्या तेरे? सगे भाई है? तू सिंगल है घर पे? छोटी बहन है, मतलब तेरे को जीवन में बहुत कुछ करना है, उसके लिए भी और अपने लिए भी। जैसा मैं बोलता हूँ वैसे रहे। कि जिनके साथ तो दोस्ती करके बैठा उसमें से बहुत सारे अपने घर के छोटे भाई बहन है, वो ध्यान नहीं देंगे, समझ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है हर्षित ये। मैं जैसे अपने घर में बड़ा हूँ, मेरे जो दोस्त हैं वो सब अपने घर में। सो देर इज अ डिफरेंस बड़े भाई के और छोटे भाई की जिम्मेदारियों में, बहुत। और जो घर में सिंगल है उनको बड़ा छोटा समझता ही नहीं। बहुत बहुत, यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल, समझ रहे हैं? ध्यान दें क्या लिखा है, पढ़ो बच्चे यहां से यहां तक। ये तो अपन ने अभी पढ़े ना कि कुछ लोगों के पास अगर पूरी जमीन आ जाएगी तो मजा नहीं आएगा ना, फिर वो इनइक्विलिटी आ जाएगी। क्या आ जाएगी? उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन ऑफ पावर, कुछ लोगों के पास है। अभी 90% जो बिजनेस है वो तो टाटास कर रहे हैं, अंबानीस कर रहे हैं, अदानीस कर रहे हैं। तो वो अपन वही तो बोलते हैं ना कि उनके पास नहीं होना चाहिए, बाकी सबके पास भी अभी मौका होना चाहिए। अपन एग्जांपल दे रहे, कैपिटलिज्म तो ऐसे ही पैदा होता है ना। क्या लिखा बताओ, द पर्पस ऑफ लैंड सीलिंग वाज टू रिड्यूस द, बोलो, कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन द। आप गांव देहात में अगर जाओगे तो आपको ये सब देखने को मिलेगा। वहां 2-3 परिवार ऐसे होते हैं जिनके पास कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पावर होता है, जमीनें होती हैं, लोन देते हैं, जमीन गिरवी रखते हैं, लोन नहीं मिला तो सिर्फ इनको एक्वायर कर लेते हैं, 50% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 40% इंटरेस्ट चार्ज करते हैं, 30%। क्योंकि वहां तो आरबीआई के रूल्स चलते नहीं। अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, कौन सा सेक्टर है? इनफॉर्मल। आज भी गांव देहात में मेरे ख्याल से लोन बहुत चलता होगा, शादी के लिए कोई पैसा ले रहा है, कोई त्योहार मनाने के लिए पैसा ले रहा है, क्या बोलते हैं इसको अपन? अनप्रोडक्टिव लोन्स। क्या बोलते हैं? शादी के लिए अगर आप पैसा लोगे तो कोई उससे आप पैसा थोड़ी ना कमाने वाले हो। ये एक बेहतरीन पॉइंट, इतना लिखने पर 3 नंबर जो लिए। लैंड सेलिंग क्यों इंट्रोड्यूस की गई, फटाफट पढ़ो क्या लिखा है। पहले बताओ कौन से सेक्टर में इंट्रोड्यूस की गई? व्हाट वाज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव? टू फिक्सिंग द मैक्सिमम साइज ऑफ लैंड, बोलिए, व्हिच वुड बी ओन्ड बाय। व्हाट वाज द अदर पर्पस? कौन जल्दी, द पर्पस ऑफ लैंड सेलिंग वाज टू रिड्यूस द कंसंट्रेशन ऑफ लैंड ओनरशिप इन। इतना लिखने पर पूरे एग्जैक्ट पूरे मार्क्स में 2 पॉइंट हो गए ना। अरे 2 हो गए ना भाई, प्राइमरी और सेकेंडरी पर्पस। बोलो भाई साहब, हमने क्या खत्म किया सबसे पहले? इन इंटरमीडिएट्स को खत्म किया कि चलो रे तुम बीच का दलाल निकलो बाहर, रेंट कलेक्ट कर रहे हो। यहां से पढ़ो, 200 लाख कितना हो? 2 करोड़। टीनेज केम इनटू डायरेक्ट कांटेक्ट विद द
कौन है टेनेंट्स? जो अपनी ही जमीन पे बेचारे किराएदार है। यार तू अगर अपनी अपनी प्रॉपर्टी से किराया रेंट दे रहा है तो इसका मतलब तू किराएदार ही है ना। जबकि तेरे को होना क्या चाहिए? मालिक। टेनेंट मतलब क्या होता है? किराएदार। मैं अपनी ही खेत में टेनेंट हूं, रेंट दे रहा हूं। क्यों भाई? अपनी जमीन से कमाया हुआ पैसा मैं किसी को क्यों दूं? तो जैसे ही ये खत्म हुआ, क्या खत्म हुआ? एबोलिशन ऑफ। लोड़ा मेरे क्या देख रही उधर? देख क्या लिखा? एबोलिशन ऑफ। कितने कितने 2 करोड़ खेती करने वाले टेनेंट्स ने किससे कांटेक्ट किया? डायरेक्ट गवर्नमेंट से। और क्या बोला भैया? बोलो रे भैया अब किससे फ्री हो गए? किससे फ्री हो गए हम लोग? जमींदार के किससे फ्री हो गए बताइए? एक्सप्लॉयटेशन से। नाउ वी आर फ्री। नाउ वी आर गोइंग टू बी टिलर्स ऑफ आवर ओन सॉइल। हम अपनी मिट्टी के मालिक होंगे अब। हमें उससे कमाया हुआ पैसा किसी और को बांटने में, अब बांटने की कोई जरूरत नहीं है। जो मैंने हिंदी में बोला था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ। नेक्स्ट पढ़ो क्या लिखा है। जैसे ही वो गवर्नमेंट के पास गए, क्या प्रोवाइड की गवर्नमेंट ने उनको? ओनरशिप। लैंड की ओनरशिप मिल गई। अपने ही मकान में मैं किराएदार हूं। कितना अजीब है। और मुझे वो रेंट किनको देना पड़ रहा है? जिनसे मेरा कोई लेना देना नहीं है। सर ये क्या बात होती है? पढ़ो ना क्या लिखा है। द ओनरशिप कन्फर्ड ऑन द टेनेंट्स गिव देम द, बोलो, इंसेंटिव्स टू इंक्रीज। बोलिए बेटा। अपनी अपनी जमीन पर खेती करने का अलग मजा है ना सर। तो उसके पहले भी तो अपनी जमीन थी, फील नहीं होता था ना। ऐसा लगता तो जो भी पैसा कमा रहा हूं किसके लिए कमा रहा हूं? ब्रिटिशर्स के लिए। किसके लिए? अब मैं अपने लिए कमाऊं। एंड कॉन्ट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द ग्रोथ इन। बोलो बेटा। आ सकता है सवाल कि क्या पहला एडवांटेज हुआ जब एबोलिश किया गया? किसको बोला था ये? कौन से कंसेप्ट को? इंटरमीडियरी कंसेप्ट। अरे कम ऑन यार। यार 7 बजे से बैठे हो, दैट डजंट मीन एनर्जी नहीं रहेगी तुम तो। मैं भी तो पढ़ा रहा हूं तुम्हारे साथ 7 बजे से। एनर्जी रहनी चाहिए यार। देखो जितना पढ़ने में थकते हो उससे हम पढ़ाने में दबल सकते हैं। क्या मैं ऐसे बैठ के पढ़ा रहा हूँ? ये बैठ के पूरी आलसी फैला रही है सामने। और मुझे आपकी क्लास में पढ़ाने में मजा क्यों आता है पता है? मुझे लगता है मैं अलग अलग देशों से आए हुए बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। कोरिया, जापान, अफ्रीकन कंट्रीज। और दक्ष को देख के लगता है लुटी हुई रियासत का पिटा हुआ सुल्तान। लुटी हुई रियासत का पिटा हुआ सुल्तान। मैं क्यूट वर्ड से नफरत हुई रे। मनसा को देख। मनसा क्यों ऐसे बोल रही है तू उसको? कुछ नहीं होता बेटा, कुछ नहीं है। और एक बात है, अपन ये सब कर क्यों रहे थे? कौन से कंसेप्ट के लिए? इक्विटी के लिए। किसके लिए? और आपको पता है एकदम से इक्विटी थोड़ा आ जाएगी भाई, एकदम से थोड़ा हर किसान समान हो जाएगा। कह रहे हो क्या लिखा है? हाउएवर द गोल ऑफ इक्विटी वाज नॉट फुल्ली सर्व। सिर्फ इंटर बिचौलियों को खत्म करने पर इक्विटी आ जाएगी ऐसा जरूरी? कि कुछ लोग इतने अमीर हो चुके थे कि उनसे स्ट्रक्चर ऑफ लैंड, कंसिडरेशन ऑफ लैंड को लेना बड़ा मुश्किल था। बड़ा मुश्किल था। इन सम एरियाज, अभी पढ़ा रहा था मैं थोड़ी देर पहले आप लोगों में, आज भी है। आज भी है कुछ पारधी, रांडाले, कटरे, पटेल, खंडेलवाल, आलमाल गले में डाल। देखो क्या लिखा है। इन सम एरियाज। तो मस्ती भी नहीं करूंगा अपने बच्चों से। ये क्या बात हुई? आज उन जमींदारों को हम किस नाम से जानते हैं? असाटीज। देखो क्या लिखा उसमें। इन सम एरियाज। आज भी फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन। मैंने बताया ना, तुम कुछ भी पॉलिसी ला लो, जो पावरफुल है पावरफुल रहता है। पॉलिसी मेकर को पैसे तो ये लोग खिलाते हैं। बोले क्या लिखा है उसमें? द फॉर्मर जमींदार कंटिन्यू टू ओन, बोलो बेटा, लार्ज एरियाज ऑफ लैंड बाय मेकिंग यूज ऑफ सम इन द। कानून में कमियां होती हैं और कानून की कमियों को पावरफुल आदमी काफी अच्छे से समझता है। बड़े बड़े वकील आया कर लेगा तो बोलेगा बताओ इसको कैसे वॉयलेट करें। तो कोई भी कानून होगा देश का, उसमें कुछ ना कुछ वॉयलेट करने के तो तरीके उसको 100%, 500%, 500%। जीएसटी वॉयलेट नहीं करते क्या? बिल बनाते ही नहीं। अच्छे में नहीं होता है ना। तो तरीका तो है ना। ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, अब ये कोई सुन ले, कोई भेज दे क्लिप क्लिप काट के, तो बट नहीं करना चाहिए। जीएसटी पे करना चाहिए। हम सब देश से प्यार है हमको। कुछ भी सिखा रहा तू मेरे को, हर चीज ठकरानी। तो क्या चलो क्या लिखे, मस्ती करो मैं। क्या हुआ? क्या क्वेश्चन आएगा आपको? क्यों फुल्ली सर्व नहीं हुआ? इक्विटी का कंसेप्ट बोलो।
Even after abolition of intermediaries, some of the former जमींदार continue to have, बोलो, अरे मैं बिना देखे बोल रहा हूं तो तुम भी बोलो ना यार, continue to have the larger areas of land by exploiting the loopholes of legislation. What is legislation? वही कानून, legislature, laws and rules and regulations. अरे बोलो, क्या लिखा है देख, देयर वर केसेस वेयर टेनेंट्स वर, भगा दिए इनको इनकी जमीनों से, और क्या बोल रहा है लैंड ओनर्स, क्या बोल रहे हैं, क्लेम टू बी, हम ही है बोले हमने तो उसको किराए पे रखे थे तो मेरी जमीन है। मतलब जो रेंट ले रहा है, जिसका लेने का हक बिल्कुल नहीं बनता था, वो क्या, तो किसके पास जाएगा वो बेचारा किसान, किसके पास कंप्लेंट करेगा? बात हो रही 1950 की, क्या आज सोशल मीडिया में डाल देते हैं हम लोग, वो किसके पास जाता, कहां से कम्युनिकेट करता, कहां से कंप्लेंट करता, कहां से एड्रेस करता अपनी प्रॉब्लम्स को, अपने ग्रीवेंसेस को? तो ये लोग क्या करते थे, जो एक्चुअल ओनर्स है उन्हीं को क्या साबित करके, टेनेंट साबित करके, चलो हो गया तुम्हारा किराए का काम खत्म, निकलो ऐसे। ये एक कमी थी, क्लेमिंग ओनरशिप ऑफ द, बोलो ना बेटा क्या लिखा है, इवन व्हेन, बोलो इवन व्हेन टिलर्स गॉट ओनरशिप। अच्छा मेरे को बता, पावरफुल आदमी 10 लोगों को लिया कि किसान को मार पीट के भगा दे, क्या करने का बेचारा, क्या कर लेगा बेचारा, मर जाएगा, मतलब ये क्या है, सो निगेटिव ही हुआ, थक जाएगा ना, मरेगा क्यों, बोले मार देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं बोला मैं, ये जो दिमाग में चलता है वंश वही निकल रहा है मुझसे, सब मारना पीटना काटना। हाँ इसलिए रो रहा था बाहर होके, कैसे लोगों से दोस्ती कर लिया, स्मार्ट दिख रहा है, और मेरी बात बिल्कुल सही, यू आर लुकिंग वेरी गुड, पूरा पूरा वाले ने जो पूरा थोबड़ा बनाया पूरा दिख, सर जमींदार्स को फार्मर्स लैंड खरीदने थे, सुसाइड कर दो तुम आशीर्वाद, जमींदार लोग सुसाइड कर लेते थे कि हे माँ माता जी, फार्मर्स ना करेंगे। ये वही तो है, अब तो मेरे को मेरी जमीन से निकाल देगा, क्या बोल के कि मैं टेनेंट को किराएदार हूं? तो मैं तो सुसाइड करूंगा, ऑप्शन क्या रहेगा मेरे पास जिंदगी में, सेम सुसाइड तो करेगा मेरे बेचारा, और क्या करेगा, मेरी जमीन, एक तो मैं पहले रेंट दे रहा हूँ, अब मुझे ओनरशिप मिल चुकी है तो मुझे उस पर रहने नहीं दे रहा हूँ, लूपहोल्स क्या है वही बताया ना, ये कानून बन तो चुका है बट प्रॉपरली क्या होता है गांव देहात में, इम्प्लीमेंट नहीं होता, क्या नहीं होता, करप्शन की वजह से। क्या हो गया सोना, ऐसे क्यों, पीछे बैठ जाओ जाके, नहीं नहीं अच्छे से बोल रहा हूँ मैं, पीछे बैठ जाओ, अरे कुछ तो बोल मुंह से, हाँ नहीं ये क्या समझ नहीं रहा हूँ, ऐसा लग रहा है कोई गेम खेल रही है, कुछ तो बोल बेटा, नहीं तो मत देख, तो कान से सुन, ये पढ़ो, ये हमारी बात हो रही है, ये इनकी बात नहीं हो रही, जल्दी पढ़ो क्या लिखा है, द पुअरेस्ट ऑफ द एग्रीकल्चर लेबरर्स सच एज, बोलो, क्रॉप, एक ही जमीन पर लोग क्रॉप शेयर करते थे भाई, आधा तू का आधा मैं उठाऊं, जमीन जुड़ी हुई है, हाँ क्या करेंगे, तो कुछ होते नहीं था उन लोगों के पास में, तो एक ही जमीन है उसको मल्टीपल क्रॉप्स बनाई, आधा आधा, फिर क्या है, लैंडलेस लेबरर्स, क्या होता है लैंडलेस, एक के पास जमीन ही नहीं है, वो किसी और के खेत में काम कर रहा है, मार्जिनल फार्मर्स, एक ही टुकड़ा बचा जमीन में, उन्हीं की बात हो रही, अरे बोलो, डिड नॉट बेनिफिट फ्रॉम, अब मेरा एक सवाल है, लैंड रिफॉर्म का बेनिफिट उनको मिलेगा जिनके पास लैंड की ओनरशिप है, इनके पास तो लैंड की ओनरशिप ही नहीं है, क्या ही है, किसी और से शेयर कर रहे थे, उसने अलाउ किया था, भगा दिया, तो उसके पास ओनरशिप आ गई, चलो गया निकल ऐसे। और दूसरा क्या नाम लिखा है बोलो, लैंडलेस लेबरर, नाम ही क्या है, लैंड लेस, तेरे पास वैसी कुछ जमीन तो किसी और की खेती पर खेती, खेत पर खेती कर रहा है, तो लैंड रिफॉर्म के बेनिफिट तुमको तो नहीं, कैसे मिलेंगे, लैंड रिफॉर्म के बेनिफिट उनको मिलेंगे जिनके पास एक्चुअली खेत है, बट उस खेत के बेनिफिट उनको नहीं मिल रहे थे बिकॉज ऑफ द बोलो इंटरमीडिएट्स। ये भी एक सवाल बनता है एग्जाम में कि किस प्रकार के फार्मर को लैंड रिफॉर्म्स के बेनिफिट नहीं मिले, किसको नहीं मिले बोलो, शेयर क्रॉपर्स को और दूसरे लैंडलेस होते होते होते, कोई पटेल है उसकी, कोई बड़ा आदमी है उसका खेत है, उस पर जो लोग खेती कर रहे हैं वो पटेल के घर वाले थोड़ा ना होंगे, वो फार्मर्स होंगे जो लैंडलेस है, खेती तो कर रहे हैं बट खुद की जमीन, तो जिसके पास जमीन ही नहीं है कहां का बेनिफिट मिलेगा उसको कानून से, अरे बोलो ना भाई, क्या हो गया प्रीता, जब से गांव की बात कर रहा हो तो इमोशनल क्यों हो रही है, जब से इमोशनल हो रही है तू कहाँ रहती, तेरा ओरिजिनेटेड कहाँ पर है, ओके, और तू यहाँ पर कर रहती, गोंदिया में रहती है, दादा दादी बिल बहुत लंबा बता रही, तू तेरे पापा मम्मी कहाँ से हैं, और अभी तू कहाँ रहती है प्रेजेंट, तू रूम लेके नहीं रहती, तेरा घर है यहाँ,
नहीं साला 2 साल से मैं सोच रहा हूँ ये लड़की रूम लेके रह रही है, पैदल आ रही है वो। नहीं, मैं कंफ्यूज था। आई वाज थिंक मैं बोलने देना बट इंग्लिश इंग्लिश में प्रेम भी बना लिया था बोलने का। अब भूल गया, हिंदी बोलना पड़ेगा। मैं ये सोच रहा था कि तू बाहर से और यहाँ रूम लेके रह रही है, मेरा थॉट तब तेरे पापा आए थे तब ना। तेरा और मेरा फर्स्ट मीटिंग थोड़ा ना भूल पाएंगे अपन कभी, है कि नहीं? जब हम, याद है ना तेरे को? हाँ, मेरे को सबसे याद है, मैं जब सबसे पहली पहली बार मिला था, तो सबका याद, क्या बातचीत हुई थी क्या नहीं। ये तो क्या एक्साइटेड, कब चालू हो रही है सीबीएसई क्लासेस? तू अकेले आई थी? हाँ अकेले आई थी। और वो क्या बोल रहा है? मिले थे हाँ, ये दोनों आए ये दोनों आए थे। पर उसने क्लास ये दोनों को ही तो मैं उस वक्त हाँ हाँ तुमने भेजा था बहुत बहुत शुक्रिया यार बस। नहीं आप नहीं होते तो मैं तो अभी गुरुवार के दिन बैठता बच्चों के साथ मंदिर मस्जिद के सामने। देवेन का भी पूरा परिवार आया था शुरू में मेरे से मिलने, पूरी फैमिली से। तेरे सबसे पहले तेरे भैया से मिला था, जिनसे मैक्सिमम बात होती है मेरी। खंडेलवाल तो मम्मी के साथ आया था। पहले तो ये बोला खंडेलवाल आया, खंडेलवाल आया। कौन है, इतनी चर्चा हो रही कौन खंडेलवाल आया? तू लेट आया था ना यहाँ पर ट्यूशन, थोड़ा सा वहां चालू कर चुका था तू अकाउंट्स, हाँ यहाँ यहाँ थोड़ा लेट आया था। तो तमन्ना को मैं बोला कौन खंडेलवाल, तो मेरे को पता नहीं था उसका भाई है। तो तेरी बहन को तो जानता हूँ मैं अच्छे से। बाकी मनसा से फैमिली के थ्रू ही मिला था शायद। मनसा से जब मिला तो आई वाज लाइक एक सिंसियर बच्ची मिल गई, यस मजा आएगा, पढ़ाई होगी और रिजल्ट आएगा। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए यार। चलो नेक्स्ट क्या लिखा है पढ़ो। आई एम जस्ट सेइंग रियलिटी, देखो देखो। चलो पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आ, पढ़ो रुचि, क्या लिखा है बेटा? द लैंड सेलिंग लेजिस्लेशन आल्सो फेस हर्डल्स। आपको तो पता है जब कानून आता है तो कानून बनाने वाले तो लॉ मेकर होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। बट वहां जो पार्लियामेंट में लोग बैठे हैं वो भी तो यही है, लैंडलॉर्ड्स ही हैं, जमींदार ही हैं, वो भी तो नेता है। देखो क्या लिखा है इसमें, द बिग लैंडलॉर्ड्स चैलेंज द लेजिस्लेशन इन द कोर्ट। अब एक बात बताओ, कोई कानून कोर्ट में चले गया तो उसका इम्प्लीमेंटेशन तो डिले हो जाएगा। डीलिंग इट्स इम्प्लीमेंटेशन। बहुत फ्यूचरिस्टिक पढ़ाई कराता हूँ, बहुत फ्यूचरिस्टिक। जो जो आगे आने वाला सब पहले से। दे यूज्ड टू डिले दिस टू बोलो 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 रजिस्टर देयर लैंड इन द नेम ऑफ देयर। अब तो उस फार्मर को प्रूफ करना है कि वो मेरी जमीन है, वो प्रूफ करने के लिए कागजात लो, वकील हायर करो। और ये सियाने लोग हैं, इन्होंने अपने रिलेटिव्स के नाम पर लैंड को रजिस्टर कराया, क्योंकि लिमिट की सीलिंग आ गई थी ना, सीलिंग लिमिट आ गई थी कि एक व्यक्ति इतना ही लैंड होल्ड कर सकता है। आज भी तो वही करते लोग, कंपनियां बनाते हैं नौकरों के नाम पर। बड़े बड़े पॉलिटिशियंस की कंपनियां चल रही है अपने नौकरों के नाम पर, ड्राइवरों के नाम पर। कौन देख रहा है यार, प्रमोटर का नाम कौन देखता है? किसी को फर्क नहीं पड़ता कौन प्रमोटर है। तो वैसे ही यहाँ पर देयर बाय स्केपिंग फ्रॉम द, बोलो मुझे बताइए, ये जो कानून था ये किसके लिए था? जमींदार के रिलेटिव जमींदार। तो इन्होंने लैंड किसके नाम पर कर दिया? अपने रिलेटिव्स के नाम पर। तो बेनिफिट तो अभी भी मिल रहा है लोग। अरे बोलिए, यहां से यहां तक पढ़ो। द लेजिस्लेशन हैड आल्सो हैड अ लॉट ऑफ which were exploited by, बोलो, एक मिनट by retaining their land reforms were successful in Kerala, and because these states had government, वहां की गवर्नमेंट्स ने प्रॉमिस किया था कि हम आपको आपकी जमीन का और मिट्टी का हिस्सा दिलवाएंगे और दिलवाए। वेस्ट बंगाल बहुत पढ़ा लिखा स्टेट है, बहुत हाईली एजुकेटेड होते हैं बंगाली लोग, बहुत। आप रविंद्रनाथ टैगोर, आप अपने हिस्टोरियन देखना ना, अपने जो पॉलिटिकल लीडर्स भी हैं, बताओ देखो मैं, शानदार लोग हैं। ठीक है, अभी इकोनॉमिकल स्थिति जो भी होगी उसकी वैसी भी होगी। हाईली एजुकेटेड लोग हैं वहां के, बहुत इंटेलेक्चुअल। इसलिए आप देखो केरला तो है ही, बढ़ाया था ना कि केरला इज द फर्स्ट स्टेट फ्रॉम द 1 नवंबर 2025 फ्री फ्रॉम एक्सट्रीम पॉवर्टी। अनाउंस हो गया ना 1 नवंबर को, ये अभी 4 दिन पहले, कि केरला पहला स्टेट है हमारे देश का जो किससे फ्री हो चुका है? एक्सट्रीम पॉवर्टी। वहां आपको रोड पे भिखारी नहीं मिलेंगे, इतना पैसा तो है कि वो खाना वाना खा सकता है, बेसिक नीड्स फुलफिल कर सकता है। पॉवर्टी है बट एक्सट्रीम पॉवर्टी नहीं है जो आपको रोड पे दिखती है। मेरे को भी नहीं दिखी, मैं गया था तो हो सकता है मैं जिन एरिया में हो वहां ना हो, बट नहीं दिखी। ये तो अपने आप तो कोई दिखी जाता है, कोई ना कोई बेचारा। ये एक और सवाल आ सकता है अपने को, बताओ लैंड रिफॉर्म्स सक्सेसफुल कहाँ इंप्लीमेंट किए गए? तो कौन कौन से 2 स्टेट्स में? केरला एंड वेस्ट बंगाल। बिकॉज ये गवर्नमेंट का कमिटमेंट था कि हम करके देंगे आप। अरे बोले यार कमाल। अनफॉर्चुनेटली अदर स्टेट्स डिड नॉट हैव द, मतलब
कितनी इंपॉर्टेंट लाइन लिखी है यार, आप लोग समझो कि इट्स नॉट अबाउट द पॉलिसी, इट्स अबाउट द कमिटमेंट। जिनके अंदर चाह होती है वहां राह होती है, सिंपल है बॉस। और वास्ट इनइक्वालिटी कंटिन्यू टू दिस डे, आज भी चलती है वहां पर। यूपी में तो अलग आता है भाई। राजस्थान जो है वो आज भी काफी राजा महाराजाओं के लेगेसी के द्वारा, हाँ आज भी वो लोग वहां पर वर्चस्व रखते हैं, अपने पावरफुल है काफी, हाँ काफी ज्यादा, जो राजा महाराजाओं के घराने के लोग हैं। और इनइक्वालिटी मध्य प्रदेश में बहुत ज्यादा है, एग्रीकल्चर स्टेट है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। और कितने सारे सवाल एक ही टॉपिक से बने, क्या पर्पस था, किन राज्यों में सक्सेसफुल रहा, क्या कमियां रही, क्या लूप होल्स रहे, देखेंगे नहीं, एक ही टॉपिक से 3-4 सवाल बन के रेडी। और इतना ही लिखना है जितना पूछा है। अरे बोलो, किसके नाम पर रजिस्टर्ड करा दिए लैंड को? रिलेटिव्स के नाम पर। और लॉ किस पे लगता है? जमींदारों पर, रिलेटिव पे थोड़ा लगेगा। अपने साले के नाम पर रजिस्टर्ड कर ली, और साला कहीं जॉब करता है, साला, समझे क्या? अरे बोलो, क्या हो गया, कहां पर हो, हिल रहे हो, डोल रहे हो, क्या हो गया, कुछ खाना है क्या, बुलाओ कुछ, रुको तुम बैठे। नहीं, पानी पी रही अरे नहीं नहीं, उनको दर्द हो रहा है भाई, मैंने सोचा 2 मिनट मैं एक मिनट से बैठा। पानी भाई, पानी पिया करो यार तुम लोग प्लीज। मेरा भी ड्रामा है, तो हम इसलिए बोलता हूँ मेरी बीवी कभी डुबा के मार देगी उसको। पानी पिया करो, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, पानी ही सदा जीवन, पानी ही देता है। खाना एक हद तक ठीक है, पानी ही सब कुछ, पानी पीजिए। पानी क्यों नहीं पिया तुमने सुबह से 7 बजे से देख रहा हूँ? होठ सूख जाएंगे, पपड़ी जम जाएगी, होठ झड़ जाएंगे, भाई कैसे दिखेगा तू बिना होठ? देवेन, पानी लाओ, ये तेरी बोतल का कलर है अरे वो यूनिकॉर्न। 11 बोतल के बाद ये मिला है। हमें को लगी रहा था तोड़ा घुमाया कुछ किया तूने। हाँ, लड़कों से नहीं संभलती ना। पानी लाओ, ये किसकी बेटा है? बोल, बुर्ज खलीफा। Chinese पानी लाया करो शब्द, पानी लाया करो वंश। पानी पीने से डिहाइड्रेशन मेंटेन होता है, एनर्जी होती है, अच्छा लगता है। कान में अगर बात करेंगे तो कान के नीचे दबाओ मत। क्लास में बैठी नहीं, टपरी में पड़ रही, इधर आ इधर आ, ये क्या चल रहा है? मतलब छिछोरे बच्चे पैदा कर लिए मेरे, हैं? सीबीएसई की बैच नहीं हो गई साला, टपरी हो गई कोई? बदतमीज को क्या बोल रहा है? एक मैसेज कर रहा हूँ जनवरी वालों को कि मैं देर तक ला रहा हूँ। क्या? समझा? जी की सर। क्या खाना है, क्या बोलना बेटा? रिकॉर्ड हो रहा है ना, फिर पास करना पड़ेगा, क्या बोल? अब आ गया हरित क्रांति, जय जवान जय किसान, ग्रीन रिवॉल्यूशन, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अभी तो बताओ लैंड सीलिंग समझा कि नहीं आप? अभी क्लास में याद कर लेंगे, बताओ क्या था पर्पस? एक मैक्सिमम लिमिट फिक्स करना, क्वांटिटी ऑफ लैंड को लेके कि साइज ऑफ लैंड को लेके? साइज ऑफ लैंड। तो क्वांटिटी ऑफ लैंड फिर वैसे भी तो बढ़ा सकते हैं वो लोग, सियाने लोग, साइज ऑफ लैंड वैसे भी तो बढ़ा सकते हैं, मल्टीपल लैंड खरीद ली एक ही जगह पर। साइज में क्वांटिटी ऑफ लैंड भी आ जाती थी कभी कभी कि यार ये तो आसपास की जमीनें खरीद के उतनी ही साइज में ले रहा है, होता है ना कई बार ऐसा। कौन से 2 लोग हैं जिनको इस लेजिस्लेशन का बेनिफिट नहीं मिला? शेयर क्रॉपर्स एंड लैंडलेस लेबरर्स। क्या था लूपहोल? नहीं, लूपहोल वो तो बाद वाला है। फर्स्ट वाला लूपहोल क्या था कि जो बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, बड़े लैंडलॉर्ड्स हैं, उन्होंने आज भी होल्ड करके रखते हैं, और कहां पर अपील करके बैठे हैं साले? कोर्ट में। और लेजिस्लेशन डिले होते जा रहा है, डिले होते जा रहा है, आज भी होता है, मतलब करवाए जा रहे हैं यार। बहुत था, अगर कोर्ट में कोई बात जाएगी तो कोर्ट बोलेगा ना पहले मेरे को जजमेंट दे दो फिर इसको इम्प्लीमेंट करना, सिंपल है। तो वो तो 5 साल 10 साल 15 साल तब तक तो किसान छोड़ देगा, हिम्मत ही हार जाएगा बेचारा। ग्रीन रिवॉल्यूशन एट इंडिपेंडेंस, उस आजादी के वक्त बताइए कितनी पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे बेस्ड थी? 75%। प्रोडक्टिविटी इन द एग्रीकल्चर वाज वेरी लो। आपको तो पता है ना हमारी प्रोडक्टिविटी कम क्यों थी? ओल्ड टेक्निक्स, ट्रेडिशनल टेक्निक्स। बताओ बेटा, इरिगेशन फैसिलिटी के बेनिफिट हमारे पास में नहीं थे, लिखा है वहां पर देखो, ओल्ड टेक्नोलॉजी, एब्सेंस ऑफ बोलो रिक्वायर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। ये 2 आंसर हो गए।
क्या है बोलो? ओल्ड टेक्नोलॉजी एंड बोलो लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर. India's agriculture vitally depends on, बोलिए भाई, मॉनसून. और आपको तो पता है अपना मॉनसून अलग ही चलता है इंडिया में. एंड इफ द मॉनसून फेल शॉर्ट ऑफ फार्मर्स, बोलो, द फार्मर्स वर इन ट्रबल अनलेस दे हैड, बोलो, एक्सेस टू विच वर वेरी इरिगेशन फैसिलिटी के लिए नहर वहर बनानी पड़ती. कहाँ पैसा होता था उस जमाने में उनके पास? कहाँ इतनी इंजीनियरिंग का, मतलब इंजीनियरिंग थी उस जमाने में, हम शायद हमसे इंटेलिजेंट लोग थे बोलो, बट इंफ्रा नहीं था उनके पास. नहीं, हमसे इंटेलिजेंट ही थे भाई. पुराने अर्थशास्त्री, आज हम जो बुक्स पढ़ते हैं, आज जो हम लोग, वो पुराने लोगों का ही है. हम मॉडर्नाइज हैं, वो इंटेलेक्चुअल लोग थे, मेहनती लोग थे. हम मॉडर्नाइज लोग हैं. हम उनकी पढ़ाई हुई चीजों को, बनाई हुई चीजों को समझ के इंप्लीमेंट कर, बट बनाया हम लोगों ने ये सब कुछ. देखो ना, हमारे भी कितने एक से एक इंटेलेक्चुअल पढ़े हुए. तो दो रीजन हो गए. एक रीजन क्या हो गया फेल होने के पीछे, है ना, मानसून पे डिपेंड था. बट मानसून अगर क्या हो गया, उम्मीद से कम आया, तो फार्मर्स ट्रबल में आ जाते थे. और उसका एक और रीजन क्या था बोलो? लिमिटेड एक्सेस टू, बोलो. अब स्टेगनेंट हो गया एग्रीकल्चर कॉलोनियल रूल में. याद है ना, स्टेगनेंट, ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है, सारा उतना का उतना नहीं है. स्टेबल व्हाट इज द रॉन्ग वर्ड? इफ यू आर उतना का उतना ही है तो क्या मतलब है ना, साला पैसा कमा कमा के खुद हमसे रॉ मटेरियल लिया लिया के, अब अगर तूने बात की जानवी तुम क्लास से भगा दो. अरे मैं उसी को तो एक्सप्लेन कर रहा हूं ना, उसी को तो एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं. क्या मैं स्टेबल क्लासेस चाहता हूं? बिल्कुल नहीं चाहता. मैं चाहता हूं हमेशा बड़ी पढ़ूं मैं. स्टेबिलिटी का मतलब होता है जहां आपको फाइनेंशियल डिफिकल्टीज ना है. यहां बिजनेस को लेके बात हो रही है. स्टेबिलिटी का मतलब है कि आपको फाइनेंशियल कोई शॉर्टकमिंग्स नहीं है, ना मुझे किसी को पैसे देने हैं, ना किसी से लेने हैं. यहां बात हो रही है ग्रोथ की. ग्रोथ स्टेबल नहीं होनी चाहिए, ग्रोथ हमेशा बढ़ती रहनी चाहिए. सुना करो ना, हमेशा इधर उधर जाना. भाई आज मैं खेती बाड़ी कर रहा हूं, इन्फ्लेशन नाम की चीज समझती है? अगर मैं उतनी ही खेती कर रहा हूं 10 साल पहले जितनी कर रहा था, और उतने ही रुपए की कर रहा हूं, तो उसको स्टैग्नेंट ही तो बोलेंगे. अगर मैं 100 रुपए का सामान 10 साल पहले बेचता था, और आज भी 100 रुपए का बेच रहा हूं, मगर वो सामान बेचने के लिए मुझे उस सामान को पहले खरीदना पड़ता है. पहले वो सामान मैं 40 रुपए में खरीदता था, आज मैं 80 रुपए में खरीद रहा हूं, तो इसमें स्टैग्नेंट ही तो बोलेंगे. इन्फ्लेशन की वजह से मेरा ग्रोथ रेट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा ना बेटा. समझो ना, थोड़ा अकल लगाओ ना. स्टैग्नेंट का मतलब क्या है? जितनी ज्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, जितना ज्यादा प्रोडक्शन बढ़ेगा, भले इन्फ्लेशन बढ़ जाए, आपकी ग्रोथ में कमी नहीं आए. तो ब्रिटिशर्स यही करते थे, जितना उगा सकते हो चुपचाप उतना उगाओ. एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी के लिए ना हम तुमको टेक्नोलॉजी देंगे, ना हम तुमको इंफ्रास्ट्रक्चर. आज मुझे अगर महाराष्ट्र के किसी गांव में खेती करना है और साउथ में ले जाके उस सामान को बेचना है, कर सकता हूं मैं. इंफ्रा है मेरे पास में आज, उस जमाने में नहीं था. तो उस जमाने में मैं महाराष्ट्र में ही खेती करके आसपास में ही बेच रहा हूं, या आधा सामान तो ये लोग ले लेते थे साले एज ए रॉ मटेरियल. दैट इज कॉल्ड स्टेगनेंट. स्टेगनेंट का एक और मतलब होता है, स्टेबल नहीं होता. स्टेगनेंट का मतलब होता है जहां थे वहीं रह गए. कहेगा स्टेबल, स्टेगनेंट. यार बढ़ ही नहीं पा रहा है मेरा धंधा, इतना का इतना ही है, ये की स्टेबिलिटी है. स्टेबिलिटी जो टर्म है वो रिलेटेड होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से रिलेटेड, कि ना मुझे मेरे पर कोई किसी प्रकार की कोई लाइबिलिटी, आई एम स्टेबल ऑन दैट. दैट इज स्टेबल बिजनेस. यहाँ ग्रोथ की बात हो रही है, तो अगर तेरी ग्रोथ स्टेगनेंट हो गई है तो आगे बढ़ ही नहीं पा रहा है, क्या धंधा करेगा तो आगे? बताइए. एक और सवाल आ गया, जो ब्रिटिश रूल में जो स्टैग्नेशन था उसको किसने तोड़ा? बताइए. ग्रीन revolution. This refers to the large increase in, बोलो बेटा, large increase in production of food grains from the use of, बोलो, स्पेशली फॉर उसके तो हम लोग बहुत बड़े प्रोड्यूसर हैं. किंग्स 11 पंजाब किसके लिए फेमस है? अरे वो तो आईपीएल में खेलती है ना. व्हीट कहां बनाती हो? पंजाब किसके लिए फेमस है? व्हीट. गोंदिया किसके लिए फेमस है? और गटर योजना, गटर योजना इज ऑल्सो नोन एज मावेन योजना. मैंने बढ़ाया था तुमने. क्या लिखा है?
अरे यार, मैं इतना नहीं समझा पाऊंगा बेटा, मेरा इंटेलेक्ट आपके सामने खत्म हो जाता है इसके आगे। इट्स स्लैंग, यू अंडरस्टैंड स्लैंग? इट्स अ ताना बाय मी। ताना समझता है आपको? टॉन्ट मार रहा हूं मैं, टॉन्ट। टॉन्ट समझता है? अब मत पूछना, ठीक है? पढ़ो क्या लिखा है। क्यों आया हरित क्रांति, क्यों आई बोलो? The use of these seeds required the use of, बोलो बेटा, and pesticides in the correct quantities as well as, बोलो। मतलब ग्रीन रिवॉल्यूशन के द्वारा क्या क्या बताया गया किसानों को? बोलो बेटा, कौन से फर्टिलाइजर यूज करना है, कौन से, क्योंकि आपको पता है पेस्टिसाइड्स क्यों यूज किए जाते हैं खेतों में, बताइए किसको मारने के लिए? एक्सेस में ना हो जाए, नहीं तो खेतों को ना मार दो आप, कीड़े तो मर ही रहे, खेत भी नहीं पड़ गया। आपको पता है कि नहीं, पेस्टिसाइड्स का, फर्टिलाइजर्स का एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी होता है खेती के हिसाब से, हर खेती के हिसाब से डिफरेंट है वो। तो वो आपको बताता था सरकार उस जमाने में। और बोले क्या लिखा, रेगुलर किसके थ्रू होगा वो? इरिगेशन फैसिलिटी, नहर, तालाब, पॉन्ड्स, लेक्स, पड़े हो कि नहीं पड़े हो? अगर मानसून पर डिपेंड रहोगे तो नहीं पड़ जाओ। मानसून का जो पानी है उसको कहीं ना कहीं स्टोर करके आपको रखना पड़ेगा, और वो इरिगेशन फैसिलिटी के थ्रू यूज। बोलो, फार्मर्स हु कुड बेनिफिट फ्रॉम HYV सीड्स रिक्वायर्ड, बोलो बेटा क्या लिखा है? आप जिन फार्मर को इसका बेनिफिट, तुम्हारे पास मान लो बीज है, पानी नहीं है, तो बीज को लेके खा जाओगे? बीज और पानी दोनों होना, बीज भी होना और साथ साथ में क्या होना, बताओ? रिलायबल एज वेल एज क्या चाहिए बताइए? अगर मुझे फर्टिलाइजर खरीदना है, सब्सिडी दे दो प्लीज। मुझे पेस्टिसाइड खरीदना है, सब्सिडी दिलवा दो। नहीं है ना, पैसे नहीं थे ना बेचारों के पास। ट्रैक्टर खरीदना है, सब्सिडाइज कर दो। टुल्लू पंप लगवाना है, फ्री में लगवा दो। क्या होता है टुल्लू पंप? अरे इरिगेशन का पानी क्या आएगा, मुंह से निकाल के डालेंगे क्या? टुल्लू पंप। एक सवाल आएगा कि फार्मर्स HYV पॉलिसी से कब बेनिफिट होंगे, तो आंसर दो, चलिए बोलो। जब उन्हें क्या मिलेगी? रिलायबल इरिगेशन फैसिलिटी एज वेल एज, बोलो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू परचेज, बोलो बेटा। ये एक सवाल। ऐसे आते हैं सवाल इंडियन इकोनॉमी से, दो लाइन के, एक लाइन के। और आप इसमें फेंक भी, इसमें मेरे को ये मत बोलना कि अपने मन से लिखोगे, अपने मन से रैपट मारूंगा। इसमें अपने मन से कैसे लिखेंगे? बोले मेरे को व्हाइट कलर पसंद है, व्हाइट रिवॉल्यूशन, वो भी था, वो भी हुआ था, डेयरी प्रोडक्ट्स। ये एकमात्र ऐसा सब्जेक्ट है फिलहाल जिसको मन से नहीं लिख पाओगे। मैक्रो इकोनॉमी में कैसा है, हम लोग लिख सकते हैं, जैसे वहां है, वहां नहीं, हाँ अपने शब्दों में भी लिखेंगे और समझ जाएगा तो समझ जाएगा, ऐसा यहां नहीं हो पाए। यहाँ कॉलोनियल वर्ड है तो कॉलोनियल ही लिखना, कॉलोनियल वर्ड से ही होगा। As a result, the first phase of green revolution, approximately कब बेटा? mid 60s up to mid 70s सक्सेसफुल रहा, बेहतर रहा। The use of HYV seeds was restricted to, बोलो, more, मतलब पहले कैसा होता है, हम लोग उन स्टेट्स में ट्राई करते थे ना जहां पर ये सक्सेसफुल हो सकता है, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी थोड़ी बहुत पहले से मौजूद है। कौन कौन से स्टेट है देखो, नंबर 1 क्या लिखा? किंग्स 11 पंजाब, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट। दूसरा अब तेलंगाना भी हो गया, आंध्रा भी बहुत एग्रीकल्चर भी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और फिर क्या है? अरे यार, हमारे पास उतना हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स खरीदने के लिए उतना रिसोर्सेज भी नहीं था, तो हमने पहले क्या किया, कुछ स्टेट्स में ट्राई किया, फिर बाकी पूरे देश में इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर। क्या बोल रही प्रीता, तो कुछ बोले ना आप? फर्दर द यूज ऑफ HYV सीड्स, बोलो बेटा। HYV का सबसे पहले बेनिफिट किसका हुआ बताइए आप लोग? व्हीट ग्रोइंग रीजन्स। पंजाब आई थिंक फेमस फॉर व्हीट, तमिलनाडु भी होगा, अज्यूम कर लेते हैं, आंध्रा भी होगा। देखो ना गूगल में जाके एक सेकंड, व्हीट का प्रोडक्शन आंध्रा में और तमिलनाडु में है क्या जबरदस्त। मैं यहाँ देख सकता हूँ बट अभी बिगड़ जाएगा, देखो ना एक सेकंड प्लीज। तो पहले फेज में किस क्रॉप पे फोकस किया गया? व्हीट रिवॉल्यूशन। क्या रोटी बनाते हैं हम लोग, पेड़ डाले। तो अब तो हम लोग नान वान में भी नंबर 1 होगा, गार्लिक नान, सादी नान। नहीं, ग्रीन रिवॉल्यूशन में पढ़ना, ग्रीन रिवॉल्यूशन। अच्छा, आंध्रा और तमिलनाडु ग्रीन रिवॉल्यूशन में किस चीज की खेती करें? पंजाबी लिखा है। और उसका पता करो, आंध्रा इज फेमस फॉर विच क्रॉप? आंध्रा एंड तमिलनाडु। आई थिंक ये लोग तो राइस के लिए होने चाहिए, राइस के लिए होने चाहिए वहां तो। शुगर केन, कॉटन, ग्राउंड नट, चिलीज, ओके, ग्राउंड नट्स, कोकोनट्स, राइस है।
बट आपको पता है ना कि हम लोग वीट का प्रोडक्शन क्यों कर रहे थे, क्योंकि हमें भी तो चाहिए था। कोकोनट का प्रोडक्शन करते तो कोकोनट कैसे खा, कोकोनट के अंदर वीट डाल के खाते क्या, मतलब मजा नहीं आता ना। बोलो सेकंड फेज में आओ, सेकंड फेज में आओ, क्या लिखा इन द सेकंड फेज, कब चालू हुआ? मिड 70s से मिड 80s, HYV टेक्नोलॉजी स्प्रेड टू अ लार्जर नंबर ऑफ स्टेट्स, बेनिफिट मोर वैरायटी ऑफ। तो पहले वाले फेज में सिर्फ कौन सी क्रॉप को बेनिफिट मिला? वीट को। अब मल्टीपल क्रॉप्स पहुंच गए। पहले वाले फेज में सिर्फ कौन सी स्टेट्स तक फैलाया हमने इस पॉलिसी को? 3। कौन कौन से 3 राज्य? पंजाब। बोलो ना यार, कम ऑन, जल्दी क्या कर रहे हो तुम लोग? अगर इसको आईपीएल में याद करेंगे तो कैसे याद करेंगे? किंग्स 11 पंजाब, सीएसके, और आंध्रा में क्या आएगा? हैदराबाद वाली, क्या है उसका नाम? सनराइजर्स। तो बोलो कौन से 3 स्टेट को मिला, जल्दी बताओ। पंजाब, तमिलनाडु और आंध्रा। आईपीएल का नाम हम फालतू, वैसे भी आंध्रा अलग हो गया, तेलंगाना अलग हो गया। द स्प्रेड ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन टेक्नोलॉजी एनेबल इंडिया टू अचीव, बोलो बेटा। इट इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव्स, गोल्स ऑफ 5-year प्लान। सेल्फ सफिशिएंसी 4 थे ना, चारों में क्या था कि नहीं? पहला क्या था? ग्रोथ। दूसरा क्या था? मॉडर्नाइजेशन। तीसरा क्या था? और चौथा क्या था? इक्विटी। अचीव किया ना हमने। लैंड से क्या अचीव किया? इक्विटी। पूछ सकता है हमने वो कौन से ऑब्जेक्टिव, कौन से पॉलिसी से अचीव किए? अरे बोलो ना यार। इन फूड ग्रेन्स, मैंने आपको बताया था जस्ट थोड़ी देर पहले, इंडिया नो लॉन्गर हैड टू बी एट द दया, अभी तो बता रहा था थोड़ी देर पहले, एट द मर्सी ऑफ और एनी अदर नेशन फॉर मीटिंग एड्स। मतलब उसके पहले तो थे ना वगैरह, क्या करते? ऑप्शन ही नहीं था। दैट्स व्हाई आई ऑलवेज हमेशा मैं कहता हूं, पुराने पॉलिटिशियंस, पुराने पॉलिटिकल लीडर्स, पुरानी सरकारों की बहुत इज्जत करनी है। कहां थे और कहां से कहां लेके आए। करंट गवर्नमेंट्स, करंट लीडर्स को क्वेश्चन करना है, हम इज्जत करने नहीं बैठे होंगे। उनको क्वेश्चन किया गया, इसलिए उन्होंने इंप्लीमेंट किया। आज तुम पढ़ रहे हो ना बैठ के कि कुछ केरला और वेस्ट बंगाल जैसी सरकारों ने कमिटमेंटली इंप्लीमेंट किया। कौन सी पॉलिसी को? लैंड रिफॉर्म्स को। अरे बोलो ना यार। बस खत्म हो रहा है सारा जी, खत्म हो रहा है। क्या लिखा? ग्रोथ इन एग्रीकल्चर आउटपुट इज इंपॉर्टेंट बट इट इज नॉट enough if a large proportion of this increase है? चलो ये एक नई चीज आ गई, जो बनाते हैं वो खुद ही खा ले रहे हैं हम लोग। तो जो बेनिफिट हमको मिलना चाहिए, कमर्शियल बेनिफिट। कौन सा बेनिफिट? क्या बोलते हैं इसको? प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, ऑलरेडी इंप्यूटेड इन द वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन। इट लीड्स टू डबल काउंटिंग इफ इट काउंटेड, कंज्यूम बाय द farmer themselves instead of being, याद है कि नहीं आपको? नेशनल इनकम में पढ़े थे, प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, वन ऑफ द प्रिकॉशंस रिगार्डिंग द कैलकुलेशन नेशनल इनकम इन केस ऑफ वैल्यू एडेड मेथड। कौन सी मेथड? वैल्यू एडेड मेथड, GVA। व्हाट इज GVA? ग्रॉस वैल्यू एडेड, आल्सो नोन एज GDP MP। अरे बोले यार कुमार, सही तो बोल रहा हूँ? Yes, sir. यहां से पढ़ो, बोलो जानवी, यहां तक क्या लिखा है, बहुत मजा आएगा। कहां तक है? यहां तक पढ़ो, क्या लिखा? उसका रीजन क्या था कि हायर आउटपुट बना तो उसका बड़ा पोर्शन तो खुद ही खा ले रहे हम। तो मतलब मार्केट में अभी भी हमारा एक्सेस नहीं है। एग्रीकल्चर को रिवॉल्यूशनाइज क्यों किया गया? कि उससे पैसे कमाए हम लोग, तो वो एक्स्ट्रा बना के भी हम खुद ही खा रहे हैं। और पहले के जमाने में कैसा होता था? लोग खेती करते थे ना, बड़ी बड़ी फैमिलीज होती थी, 40 50 60 लोग रह रहे हैं, 10 भाई बहन। सुनना मेरी पूरी बात। तो आधी खेती तो वही चली जाएगी, 10 20 भाई बहन रहेंगे तो वही खा लेंगे बैठ के दिन रात। दूसरा, पहले के जमाने में लोग बहुत ज्यादा बांटते थे, दूसरे गांव में, इस गांव में, आसपास के रिश्तेदारों को। तो ऐसा बहुत चलता था। और फ्री में बांटेंगे ना यार, पैसे थोड़ा लेंगे। हाँ, पढ़ क्या लिखा है? If on the other hand, a substantial amount of agriculture produce is sold in market by the farmer, the high output can make a difference to the economy. उसका वही कहना है कि ये इतना सक्सेसफुल तो नहीं बोलूंगा, सक्सेसफुल तो रहा, बोलता है इतना इस बेहतर तरीके से वो रीजनेबली इंप्लीमेंट नहीं हो पाया, क्योंकि जो लार्ज पार्ट ऑफ प्रोडक्शन था वो क्या था? अभी भी प्रोडक्शन क्या कर रहा था? सेल्फ कंजम्पशन के लिए था। किसके लिए था? बट ऐसा नहीं है, एक बड़ा पार्ट जो था किसका, वो अभी बेचा जा रहा था। कहां पर? मार्केट में। तो हायर आउटपुट कैन मेक अ डिफरेंस टू द। तो आपसे पूछ सकता है कि बताइए ग्रीन रिवॉल्यूशन में एग्रीकल्चर इकोनॉमी में कैसे कंट्रीब्यूट करता था? आप क्या बोलोगे? ज्यादा आउटपुट बनने पर ज्यादा सामान को मार्केट में बेचा जाएगा और वो देश के में काय में कंट्रीब्यूट करेगा? ग्रोथ में। काय में?
और ग्रोथ इज वन ऑफ द गोल्स ऑफ 5 ईयर प्लान। अरे कमो यार, ये जो आज मैं बता रहा हूँ क्लास में, मैं हमेशा टीचर की 2 चीजें ध्यान रखना, जो बोलता है और जो पढ़ाता है। जो बोली हुई चीजें अभी जो डिस्कस कर रहा था वो याद रखना, एग्जाम में आ जाएंगे। बोलो भाई, तुमने सबसे पहले बताओ, जब हम प्रोडक्शन करेंगे सबसे पहले हम अपना पेट भरेंगे, फिर बचेगा तो मार्केट में लेके जाएंगे। तो जो मार्केट में लेके आएगा उसका नाम क्या है? मार्केट सरप्लस। बोलो क्या लिखा, पढ़ो नहीं, पूरा पढ़ो। द पोर्शन ऑफ एग्रीकल्चर which sold in the market by the farmer is called after self consumption। पहले खुद खाएंगे ना यार, पहले खुद का पेट भरेंगे ना। A good portion of, बोलो बेटा, राइस एंड व्हीट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द, हाँ ये मार्केट सरप्लस में अवेलेबल था। राइस एंड व्हीट में तो बादशाह थे, अभी भी है। राइस तो कंज्यूम करते ही है, व्हीट दुनिया भर में बेचते। एज ए रिजल्ट द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स डिक्लाइन रिलेटेड टू, बोलो बोलो बेटा, कारण बता सकते हो क्यों? कम ऑन गाइस, इसमें लॉ ऑफ सप्लाई का मतलब जो चीज डिमांड से ज्यादा है प्राइस तो गिरेगा ही ना। अरे भाई भर भर के लेके आ रहे हो तुम मार्केट में व्हीट और राइस, तो जब मार्केट में ज्यादा अवेलेबल होती है कोई चीज तो उसका प्राइस क्या होता है? डिक्लाइन ही होता है ना। आज सस्ता नहीं मिलता व्हीट और राइस, महंगा थोड़ा मिल रहा है। मतलब हमारी प्रीवियस प्राइस से महंगा मिल रहा है, पर इतना तो नहीं मिल रहा ना कि लोन लेके खरीदना पड़ रहा है देखो मेरे को। अरे कमॉन, क्या बोल रहा हूं मैं? आज राइस और व्हीट हम क्यों खरीद पाते हैं ऐसे आम आदमी? क्योंकि वो सरप्लस में अवेलेबल है। काय में अवेलेबल है? नेक्स्ट लाइन क्या लिखी? द लो इनकम ग्रुप और स्पेंड परसेंटेज ऑफ देयर इनकम ऑन बेनिफिट्स फ्रॉम दिस। एंड क्वेश्चन आएगा, व्हाई द प्राइस ऑफ फूड ग्रेन्स वर डिक्लाइन इन द टाइम ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन? रीजन क्या दोगे? बिकॉज ऑफ सरप्लस प्रोडक्शन ऑफ व्हीट एंड राइस सोल्ड इन द मार्केट। किसका है फोन? देख लो। सही है। अब ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है तो सरकार क्या करती थी? थोड़ा स्टोर कर लेते हैं, फिर जब जरूरत पड़ेगी निकाल लेंगे। क्योंकि आपको तो पता है कभी भी अपना सूखा पड़ जाता है। और यहां से लेके यहां पर एक और क्वेश्चन बनता है, ग्रीन रिवॉल्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू प्रोक्योर, बोलो, फूड ग्रेन टू बिल्ड अ स्टॉक व्हिच कुड बी यूज्ड इन टाइम्स ऑफ। 80 के दशक में बहुत काम आया है। 80 के दशक में काफी हालत टाइट थी। स्टॉक कर ली बड़े बड़े वेयर हाउस में, कोल्ड स्टोरेज वेयर हाउस में। जब शॉर्टेज आएगा, जैसे मान लो सूखा पड़ गया, अब उस वक्त खेती और आपको बेचना भी है मार्केट में, खुद भी कंज्यूम करना है, सरकार देती थी कम प्राइस पे। अगर किसी को बेचने के लिए चाहिए तो कम प्राइस पर दे देगी, किसी को कंज्यूम करने के लिए चाहिए तो फ्री फ्लड में दे देगी, जो आज चल रहा है राशन में। फिर बार बार वो पॉलिसी की तारीफ भी कर रहा है, while the nation had immensely benefited from the green revolution, the technology invoked was not free from, मतलब बोलता है जो टेक्नोलॉजी हम लोगों ने यूज किया डेफिनेटली उसके भी बहुत सारे रिस्क थे, उससे फ्री नहीं था। व्हाट वाज वन सच रिस्क, बोलो। मैं एक सवाल पूछता हूँ, जिस जमाने में पॉलिसी आई वो पॉलिसी क्लियर कहती है कि हरित क्रांति लाना है तो टेक्नोलॉजी यूज करनी पड़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर यूज करना पड़ेगा। क्या गरीब किसान के पास में टेक्नोलॉजी खरीदने के पैसे होते थे? तो ये जो बेनिफिट होते हैं टेक्नोलॉजी के किसको मिले? रिच फार्मर्स को। क्या लिखा देखो, इट वुड इंक्रीज द डिस्पैरिटी। व्हाट इज डिस्पैरिटी? इनइक्वालिटीज between since बोलो only the rich farmers can afford the बोलो expensive technology, infrastructure facility and other inputs। अरे come on यार, and reaping most of the benefits of बोलो green revolution। गरीब फार्मर्स को इसका बेनिफिट जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिल पाया। एक और चीज, जो हाई यील्डिंग वैरायटी क्रॉप्स थे उनको भी रिस्क था। क्या रिस्क था बेटा? बोलो, were more exposed, prone to attack by, बोलो, pest and the small। what is pest? कीड़े तो लगेंगे ना यार, जितनी वैरायटी ऑफ क्रॉप होगी। जैसे ये चावल गेहूं को फर्क नहीं पड़ता, मैनेज हो जाता है, जितनी वैरायटी ऑफ क्रॉप लगाओगे उतने कीड़े लगने के चांसेस बिल्कुल 100% है। द स्मॉल फार्मर्स हु अडॉप्टेड दिस, बोलो बेटा, could lose everything in the, अगर एक बार सड़ गई फसल, कीड़े लग गए, तो वो बेचारा तो बर्बाद हो गया जिंदगी भर के लिए। कहां से अफोर्ड करेगा वो? When you study Indian economy, you become more sensitive towards your nation। अगर जब मैक्रो इकोनॉमिक्स पढ़ते थे तो we were more knowledgeable regarding what was the policy, what was the plan and this
पार्ट ऑफ योर इकोनॉमिक्स मेक्स यू मोर वल्नरेबल एक्सेसिबल टू द इंडियन सिस्टम, जो आपको पता ही नहीं है। समझ रहे? एंड रिमेंबर वन थिंग आई ऑलवेज सेड, इफ यू वांट टू बी सक्सेसफुल इन योर लाइफ एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम, जितना भी सक्सेस आपको चाहिए, बी सेंसिटिव टुवर्ड्स योर सराउंड। अगर कुछ गलत हो रहा है या गलत दिख रहा है तो you should take a stand a little bit, but you should. If not, feel it at least. Don't ignore it. The most successful people are the most sensible and the sensitive people. ध्यान रखना. It's very important, Sara. You have to be sensitive. If something is अभी अगर मेरे सामने कोई भीख मांगने आता है तो मैं नहीं भगा पाता, उसको नहीं भगा पाता। अपने आप बहुत लोग भगा रहे थे, मत दो, दारू पिएगा या फिर, ठीक है वो उसकी चॉइस है ना, तुम अपना कर्तव्य तो कर दो, दे के पैसा। तुम लोग ऐसे सेंसिटिव बनना, बिकॉज योर जनरेशन हैज बिकम मोर एंड मोर एग्रेसिव। तो उसमें से कुछ लोग अगर अच्छे निकल जाए, बेहतर निकल जाए, निकलेंगे, उम्मीद है। नहीं तो काफी दिक्कत आएगी। हाँ अक्षय, अपने बहुत सेंसिटिव बनना पड़ेगा। अभी देख ये जो पढ़ने वाला फॉर्चुनेटली वाला क्या लिखा, देख दो रिस्क थे। पहला, बड़े वाले फार्मर को बेनिफिट मिला टेक्नोलॉजी का, छोटे वाले फार्मर अफोर्ड नहीं कर पाए। और दूसरा क्या था, पेस्ट अटैक्स, और छोटे फार्मर टेक्नोलॉजी में पैसे चलेगा तो पेस्ट अटैक को वो बेनिफिट ही नहीं ले पाया, मतलब उससे पूरा नुकसान हो गया। फॉर्चुनेटली दिस फियर डिड नॉट कम ट्रू बिकॉज ऑफ द स्टेप्स टेकन बाय द, तो वो नुकसान हुए कि हो सकते थे, बट सरकारों ने कदम उठा लिया। तो आपको तो पता है क्या कदम उठाया, मत पढ़ो थोड़ा। टेक्नोलॉजी के लिए क्या दे दिया, लोन, कौन से रेट पर, सब्सिडाइज रेट पर। बोलो ना यार, कम ऑन, समझ रहे ना। द गवर्नमेंट प्रोवाइडेड लोन एट अ लो इंटरेस्ट रेट टू, बोलो बोलो बेटा, और फर्टिलाइजर्स को क्या कर दिया, सब्सिडाइज। वेरी गुड यार, वेरी गुड। जिससे वो क्या खरीद सके अपने, बताइए, इनपुट्स। व्हाट इज इनपुट्स? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। सिंस the small farmers could obtain the required inputs, the output on small farmers equal the, बोलो, output, बोलो, in the course of, क्या मतलब उसका, जब सरकार ने पॉलिसी लेके आई तो स्मॉल फार्मर्स भी अफोर्ड करने लगे फर्टिलाइजर्स और टेक्नोलॉजी। तो एक समय ऐसा आया, उतने ही कम इनपुट के साथ उन लोगों ने इतना प्रोडक्शन करना स्टार्ट हो गया कि लार्ज फार्मर जितने बड़े हो गए। ये बहुत बड़ी सक्सेस है इस देश की। आज पंजाब की इकोनॉमी पूरी फार्मिंग पे डिपेंड है, हरियाणा की इकोनॉमी पूरी फार्मिंग पे डिपेंड है, तेलंगाना, फार्मिंग, बहुत बड़ा फार्मिंग कल्चर है भाई। महाराष्ट्र इज अ फार्मिंग स्टेट, इट हैज बिकम अ इंडस्ट्रियल स्टेट फ्रॉम लास्ट 25-30 years. विदर्भ इज फेमस फॉर फार्मिंग। मराठवाड़ा सवेरा सूखा वहीं पड़ता बेचारा, समझ रहे? कंट्री फार्मिंग थी ना यार, फिर क्या होगा। अपने तो पढ़े भी थे ना, कुछ राज्यों ने अपने आप को एग्रीकल्चर से बाहर निकाला था, उसने अपने आप, याद है कि वो 3-4 राज्य जो एग्रीकल्चर से थोड़ा सा हट गए थे। A part of Chennai, that is Tamil Nadu's Madras, और स्टेट ऑफ बॉम्बे, और बॉम्बे हो गया था स्टेट ऑफ बॉम्बे, और राजस्थान, उड़ीसा, पंजाब में पढ़ा था, याद करना मगर आ जाएगा, रिवीजन करो, याद है। तो एक सवाल बोलो, बोलो, क्वेश्चन पूछेगा कौन से 2 रिस्क थे, तो लिख पाओगे। रिस्क आ सकते थे, और ये भी पूछ सकता है उन रिस्क को सरकार ने कैसे आने से पहले ही खत्म कर दिया, वो भी लिख पाओगे। अरे बोलो, कम ऑन यार। द रिस्क ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बीइंग रूइंड व्हेन, बोलो, पेस्ट अटैक देयर और कंसिडरेबली रिड्यूस्ड बाय द सर्विस रेंडर्ड बाय द, बोलो, ऐसे पेस्टिसाइड्स बनाए गए जिससे कीड़े लगने के चांसेस कम होगा, और लग भी रहे तो फसल को उतना ज्यादा खराब। मतलब इसमें भी कंट्रीब्यूशन किसका है, गवर्नमेंट का। आईआईटीज, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स, फार्मिंग एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट्स, बहुत अच्छी चीज है। हम जब ये पढ़ते हैं तो हमको बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट बढ़ जाती है कि जिस वक्त हमारे पास पैसे की सबसे ज्यादा कमी थी, उस वक्त सबसे ज्यादा एजुकेशनल काम किए जा रहे देश में। You should note that green revolution would have favored the, बोलो बेटा, rich farmers only if, बोलो जल्दी, क्या लिखा, कितने अच्छे बोलेंगे। ये पॉलिसी फेल हो जाती, सिर्फ अमीरों को बेनिफिट देती, अगर कौन अपना रोल प्ले नहीं करता, स्टेट मतलब सरकार डिड नॉट प्ले एंड, बोलो बेटा, एंड इंश्योरिंग दैट, बोलो, ऑल्सो ग्रेन फ्रॉम द, फिर कैसे हम लोग बोलते हैं, बहुत काम किए पुराने लोगों ने,
बहुत काम किया। समझ में आ रहा है? और जब गवर्नमेंट्स एक्सटेंसिवली इन्वॉल्व होती है तो फिर कोई बड़ा आदमी छू नहीं सकता गवर्नमेंट। और अगर बड़े लोग गवर्नमेंट चला रहे हैं तो फिर गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती। दैट इज द। अरे कमाल, जल्दी समझा गया यहाँ तक? अब तो एक एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, 6-6 क्वेश्चन बन रहे हैं, 5-5 क्वेश्चन बन रहे हैं। और मैं अगर मेरी राय जानना चाहोगे, इंडियन इकोनॉमी को पढ़ना आसान है, डिफिकल्ट नहीं है, समझो मेरी बात को। हिस्ट्री है ना, मैं रिलेट कर पाता हूँ, अच्छा ऐसा होता है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, आ जाएगा, जबान पे बैठ जाएगा, अभी जबान पे बैठ जाएगा आपके धीरे धीरे। अरे बोलो कमान जल्दी। कितनी देर का लेक्चर बन गया भाई?